सो हम देखेंगे व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज क्या होता है। सो हमको पता है व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं इसको, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन नेटवर्क। सो यहाँ पे रेफरेंस के लिए व्हीटस्टोन नेटवर्क बना देते हैं। सो एज वी नो दिस इज अ व्हीटस्टोन नेटवर्क जिसमें मुझे 4 रेजिस्टेंस मिलेंगे और कंडीशन कौन सा होना चाहिए, कंडीशन होना चाहिए बैलेंस होना चाहिए। और जब ये बैलेंस होता है तब हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दैट इज R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। तो कंडीशन क्या है, ये जो आपका ब्रांच दिख रहा है ये, लेट्स नेम देम B एंड D, यहाँ से आपका करंट जो पास होगा वो 0 होना चाहिए। ये आपका हो गया व्हीटस्टोन नेटवर्क। ओके, so if you put a galvanometer in this branch, the current observed will be equal to 0. This is the balance condition, and for balance condition we have a formula that is R1 by R2 is equal to R3 by R4. Okay, so इसी के बेसिस पर हम ये मीटर ब्रिज बनाएंगे। मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें जो वायर यूज होता है ये 1 मीटर लॉन्ग होता है। सो ये कुछ ऐसा देखिए, कुछ मेटल के स्ट्रिप्स होंगे, अब मुझे जो रेजिस्टेंस जिस ऑब्जेक्ट का फाइंड करना है, जो मेरा अननोन रेजिस्टेंस है, वो मैं यहां पर कनेक्ट करूंगा। दिस इज माय अननोन रेजिस्टेंस, जिसको फिलहाल यहाँ पे मैं X से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और जो मेरा नोन रेजिस्टेंस होगा वो दूसरे स्लॉट में कनेक्ट होगा। यहाँ पर जो दूसरा गैप है इसको मैं R से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपका एक वायर होगा जो मेरे सर्किट को कंप्लीट करेगा। ये भी तो मेरा एक क्लोज्ड लूप है, राइट। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए कंडीशन क्या होता है, बैलेंस कंडीशन, कि आपको 2 पॉइंट ऐसे मिले जो कि इक्वी पोटेंशियल हो। इक्वी पोटेंशियल यानी क्या, इस केस में आपके 2 इक्वी पोटेंशियल पॉइंट कौन से हैं, B एंड D। व्हाट डू वी मीन बाय इक्वी पोटेंशियल, पोटेंशियल फॉर B एंड पोटेंशियल फॉर D आर इक्वल। दोनों के पोटेंशियल इक्वल है तो करंट फ्लो नहीं होगा। यानी आप अगर वायर को ओपन कर दो, ये आपका लूप आपने इसमें लगाया बैटरी, अगर इसको ओपन कर दो तो इस पॉइंट पे आपका जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पे भी उतना ही पोटेंशियल होगा। इसके वजह से आपका करंट फ्लो नहीं करेगा। आप इसको कनेक्ट करोगे तब आपको यहाँ प्लस और माइनस वाला पोटेंशियल इन दोनों में देखने मिलेगा, तब आपका करंट फ्लो करेगा कुछ ऐसे। तो आपका ओपन सर्किट में जैसे करंट फ्लो नहीं करता वैसे यहाँ पर भी आपका करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपका ये ब्रांच है नहीं है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा सर्किट को। ये ऐसे बिहेव करेगा जैसे ब्रांच बीच में है ही नहीं, आपका सारा करंट इसके आसपास ऐसे घूमते रहेगा। यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे, यहाँ से स्प्लिट होगा दोनों जगह से, और यहाँ से ऐसे निकलेगा, बीच के ब्रांच से करंट पास नहीं होगा। सो सेम कंडीशन मुझे यहाँ पे लाना है। सो एक्चुअल में कंडीशन कैसे अचीव होगी, तो आपको 2 वायर लेने पड़ेंगे जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये एक्ट कर रहे हैं मेरे पॉइंट A और C जैसे। अब इन दोनों वायर के बीच में आपको 2 ऐसे पॉइंट्स निकालने हैं जो इक्वी पोटेंशियल हो, यानी जहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप कनेक्ट कर दो किसी वायर से तो आपको वहाँ से करंट फ्लो होते हुए नहीं मिलेगा। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसके एक एंड से मैंने वायर लिया, अब इसके अलग अलग जगह पे टच करेंगे, मुझे चेक करना है कहाँ पे मुझे करंट 0 मिल रहा है बीच में। तो उसके लिए यहाँ पे मुझे गैल्वेनोमीटर भी लगाना पड़ेगा बीच में, बराबर। तो ये कर लेने के बाद ट्रायल एंड एरर करते करते मुझे एक पॉइंट तो ऐसा मिलेगा जहाँ पे बीच में जो हमने गैल्वेनोमीटर लगाया वहाँ से करंट पास ही नहीं हो रहा। तो ये होगा मेरा पॉइंट B और पॉइंट D, जहाँ पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का इक्वल है, ये वाला कंडीशन। तो वायर के केस में तो हमने ऐसा किया, यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे भी सेम तरीके से करेंगे। यहाँ पर यहाँ से एक वायर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे बीच में से वायर लिया था, और इसको अलग अलग जगह टच करके हम चेक करेंगे कि कहाँ पे आपका करंट 0 है। अब चेक करने के लिए मुझे बीच में गैल्वेनोमीटर लगाना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पर लगाया था। सो बीच में यहाँ पर हमें गैल्वेनोमीटर रखेंगे जस्ट टू चेक वेदर द करंट पासिंग थ्रू इट इज 0, पॉजिटिव नेगेटिव कौन से भी साइड है। तो चेक करने के लिए गैल्वेनोमीटर लगे, अब हम रैंडमली चेक करते जाएंगे। एक पॉइंट मुझे ऐसा मिलेगा जहाँ पे आपका करंट 0 पास हो रहा हूँ। सो दिस इज माई पॉइंट A, दिस इज माई पॉइंट C, दिस इज माई पॉइंट B एंड दिस इज माई पॉइंट D।
सो यू कैन रिलेट कि कहीं ना कहीं मैंने एक तरीके से व्हीटस्टोन नेटवर्क ही बनाया इसके अंदर। सो ये व्हीटस्टोन नेटवर्क का एप्लीकेशन है, इसलिए इसको व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज कहते हैं। और ये वायर का जो लेंथ होगा मेरा, ये होगा 1 मीटर। दिस इज द रीजन हम इसको व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज कहते हैं। वर्किंग में बड़ा ही सिंपल सा है। एक बार आप ये कंडीशन अचीव कर लो तो आप ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कैसे करेंगे? तो पहली कंडीशन मुझे क्या, ये बैलेंस कंडीशन होनी चाहिए, तब ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब बैलेंस कंडीशन कैसे मिलेगी? वही ट्रायल एंड एरर करते जाना है। इसके एंड पे आपको एक डिवाइस मिलेगा जिसको हम कहते हैं जॉकी। तो आपको जॉकी इसके ऊपर स्लाइड करते जाना है और बैलेंस कंडीशन लाना है। एक बार बैलेंस कंडीशन आ गया, उसके बाद इस फॉर्म में इसको लिखते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x अपॉन r इज इक्वल टू अब देखो मेरे 4 रेजिस्टेंस कौन से हैं यहाँ पे मेरे 4 रेजिस्टेंस थे, R1, R2, R3, R4। इसको मैंने R1/R2, R3/R4 ऐसे Z बन रहा है, राइट। तो यहाँ पे मेरे 4 रेजिस्टेंस कौन से होंगे? पॉइंट B और पॉइंट D के दोनों साइड, देखो ये 2 रेजिस्टेंस, जैसे यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस मिल गए दोनों साइड पे। पहला रेजिस्टेंस तो X, दूसरा R जो मैंने लिख दिया। अब दूसरा रेजिस्टेंस क्या होगा? ये A से लेके D तक ये जो वायर का पार्ट है ना, उसका जो भी रेजिस्टेंस होगा, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ वायर DC। ये वायर के 2 पार्ट भी तो 2 रेजिस्टेंस ऐसे एक्ट कर रहे हैं। तो अगर यहाँ से करंट पास नहीं हो रहा तो ये कंडीशन में यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। तो इसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मूला भी निकालेंगे, रेजिस्टेंस इन दोनों को कैसे निकालते हो भी चेक करेंगे। बट दिस इज हाउ माई मीटर ब्रिज वर्क। तो इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं पहले। कंस्ट्रक्शन में क्या मिलेगा आपको? मेटल की स्ट्रिप्स मिलेगी। इसको अगर हम नेमिंग दे लेट से, इसको नाम देते हैं S1, S2, S3। S1, S2, S3 क्या है? ये आपकी मेटल की स्ट्रिप्स है। अब यहाँ पर हम अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम नोन रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। बीच में आपको क्या लगेगा? कैपिटल G रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे गैल्वेनोमीटर को। एक वायर के थ्रू आप इसको कनेक्ट करोगे और इसके एंड में ये जो मैंने बनाया, लेट्स से इसको रिप्रेजेंट करता हूँ मैं J से, इस पॉइंट को। J क्या है? J इज जॉकी। व्हाट इज जॉकी? जॉकी आपका कनेक्शन है, वायर और ये वायर और गैल्वेनोमीटर से वायर है, उसको दोनों कनेक्ट करने का काम जॉकी कर रहा है। आपको जॉकी लेके इसके ऊपर स्लाइड करना है। ये पूरा एक्सपेरिमेंट देखेंगे एक बार हम कैसे दिखता है। सो दिस इज जॉकी, दिस इज गैल्वेनोमीटर, दिस आर स्ट्रिप्स, दिस इज वायर, एंड यहाँ पर होंगे मेरे 2 रेजिस्टेंस। सो इसके बेसिस पर एक बार मुझे बैलेंस कंडीशन मिल गया, मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। अब मुझे उसके लिए रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD, ये छोटा सा पार्ट है इसका और इसका, दोनों का रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। आप बोलोगे सर एक ही वायर से बना हुआ दोनों, तो रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी अलग होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? रो L/A। अब A क्या है? यहाँ पे वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर आप यहाँ पे वायर को मैग्नीफाई करो तो आपको दिखेगा वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ये वाला पार्ट, इसकी बात कर रहे हैं, ये आपका A है। रेजिस्टिविटी, ये जिस मटेरियल से बना हुआ है उसकी अपनी एक रेजिस्टिविटी होगी, रो। जैसे कॉपर की रेजिस्टिविटी कम होती है, वो इजीली करंट को फ्लो करने देता है। टंगस्टन की रेजिस्टिविटी हाई होती है, वैसे ही सारे मेटल की अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है। तो इसकी रेजिस्टिविटी, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और इस पूरे वायर का लेंथ, दोनों का लेंथ अलग अलग होगा। वो डिपेंड करेगा कि आप जॉकी स्लाइड करते करते आप कहाँ पर आके रुके। अब वो पॉइंट जहाँ पे आपको दोनों पॉइंट से आपको करंट पास होते हुए 0 मिलेगा, उस पॉइंट को हम कहते हैं नल पॉइंट। तो सबसे पहला काम क्या होता है? हमारा नल पॉइंट फाइंड करना। तो कंस्ट्रक्शन में क्या आ गया? स्ट्रिप्स, गैल्वेनोमीटर, नॉन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस, वायर AC जो कि 100 मीटर का है, जॉकी, ये सारा कंस्ट्रक्शन में आ गया। वर्किंग क्या होगा? आपको पहले क्या करना है? इन सबको कनेक्ट करना है। अननोन रेजिस्टेंस यहाँ पे, नॉन रेजिस्टेंस यहाँ पे, यहाँ से एक वायर गैल्वेनोमीटर के एक एंड पे, दूसरे एंड से आपको यहाँ पे जॉकी को कनेक्ट करना है, जॉकी इसके ऊपर स्लाइड करना है। ये पूरा उसका वर्किंग के अंदर आ गया। और ऐसे करते करते आपको कुछ रीडिंग्स निकालनी है। तो ये फॉर्मूला के बेसिस पे हम आंसर कैसे निकाल सकते हैं और एग्जैक्टली रीडिंग क्या लेंगे वो देखते हैं अभी। X/R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ वायर AC। सो मैं इसको शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूँ, X/R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ वायर DC, बराबर। अब मुझे पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L/A। तो अगर मैं यहाँ पे इन दोनों के लिए लिखूँ ये सेम,
रेजिस्टेंस इज रो एल बाई ए। अगर मैं आर ए डी के लिए लिखता हूँ तो मुझे मिलेगा रो लेंथ, उसका जो भी पर्टिकुलर लेंथ होगा, लेट्स से ये पूरे लेंथ को यहाँ से यहाँ तक, ये पूरे लेंथ को मैं लेता हूँ L1 एंड रिमेनिंग लेंथ इज L2। तो लेंथ को यहाँ पे क्या लेंगे, लेंथ विल बी L1। नेक्स्ट इज L के बाद नीचे आपको क्या मिलेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया A। अब नेक्स्ट आर डी सी के लिए भी सेम फॉर्मूला, रो आपको लेंथ क्या मिलेगा L2 अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया A। अब मैंने यहाँ पे रो और A के साथ भी AD लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी DC लिख सकता हूँ, बट द थिंग इज पूरा मेरे एक ही वायर का पार्ट है, विच मीन्स दोनों का रेजिस्टिविटी तो सेम होगा ना, राइट। अब दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम होगा, एक ही वायर से हमने 2 पीस लिए तो, विच मीन्स ये दोनों के इक्वल होंगे, सिर्फ लेंथ L1 और L2 वेरी करेगा। इफ आई सब्स्टिट्यूट दीज टू इन माई दिस फॉर्मूला, व्हाट आई गेट इज x बाई r इज इक्वल टू, RAD की जगह क्या लिखेंगे, RAD की जगह लिखेंगे रो L1A अपॉन रो L2A। इसको ऊपर ले लेते हैं, ऊपर लेने के बाद मुझे मिलेगा x बाई आर इज इक्वल टू रो L1 बाई ए। ये पूरा ऊपर आके उल्टा हो जाएगा, फ्लिप करेगा, यानी ये A अपॉन रो L2 कुछ ऐसे मिलेगा। कुछ कैंसिलेशंस कर सकते हैं हम यहाँ पर, बिल्कुल रो ए कैंसिल हो जाएगा, विच मीन्स x बाय आर इज इक्वल टू L1 बाई L2। This is my final formula. So in order to find an unknown resistance X, all I need to know the value of known resistance जो हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, लेंथ L1 एंड L2, जो कि ये साइड कितना डिस्टेंस है वायर का, ये साइड कितना डिस्टेंस है। अगर ये 3 चीज़ मुझे पता है तो मैं X इजीली निकाल सकता हूँ। इनफैक्ट हमको 3 की भी जरूरत नहीं है, इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करें तो मुझे एक और फॉर्म मिलेगा इसका, x बाई आर इज इक्वल टू L1 L2, ये पूरा डिस्टेंस, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 100 माइनस L1, 100 ये पूरा डिस्टेंस सेंटीमीटर्स में लिख रहा हूँ मैं, तो 100 सेंटीमीटर्स 1 मीटर, यानी 100 माइनस L1 क्या मिलेगा L2। तो L2 की जगह मैं उसको रिप्लेस कर सकता हूँ। सो दिस इज माई फाइनल फॉर्मूला, जिसके बेसिस पर हम अननोन रेजिस्टेंस निकालेंगे। सो अब ये फाइंड करने के लिए, x फाइंड करने के लिए क्या करना है हमको, ये सारी वैल्यूज पुट करनी है। ये सारी वैल्यूज कैसे मिलेगी मुझे, सिर्फ मुझे जॉकी स्लाइड करके नल पॉइंट निकालना है। एक बार मुझे नल पॉइंट मिल गया तो उसके बाद L1 L2 इजीली मिल जाएगा। L1 L2 मिल गया, R का वैल्यू पता है, इसमें पुट करेंगे। तो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट कैसे होगा, ये एक्चुअल एक्सपेरिमेंट हम ये एक से ज़्यादा बार करते हैं। उसका रीज़न क्या है कि ये पूरे सेटअप में कुछ एरर्स आ सकते हैं, ये पूरे प्रोसेस में कुछ एरर्स आ सकते हैं। तो वो एरर आने की वजह से आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो करेक्ट नहीं आएगा। तो पहले हम देखते हैं कि क्या क्या एरर्स ये पूरे प्रोसेस के अंदर आ सकते हैं, जिसके वजह से मुझे जो x का वैल्यू फाइंड करना है उसमें एरर्स आएंगे, यानी कि मेरा आंसर एक्यूरेट नहीं होगा। तो मेरा आंसर ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट आए, उसके लिए हम क्या क्या चीज़ें ध्यान रखेंगे, प्रिकॉशंस क्या क्या लेंगे, जो ये एरर जितना हो सके उतना कम हो सके। तो पहले हम देखते हैं प्रॉब्लम्स क्या आएगी, फिर हम उसके सॉल्यूशंस देखेंगे। सो ये पूरा एक्सपेरिमेंट करने के बाद, मेरे x की वैल्यू निकालने के बाद भी कोई अश्योरिटी नहीं है कि ये करेक्ट ही हो, क्योंकि ये x की वैल्यू मान लो है 10 ओम्स, पर मुझे रीडिंग के बाद मिल रही 11 ओम या 9 ओम, यानी कि मुझे आंसर तो मिला, मैंने वैल्यू कैलकुलेट तो की, बट वो इतनी एक्यूरेट नहीं थी, यानी कि मेरे कैलकुलेशन के बाद इसमें थोड़ा सा एरर आ गया। तो हम पहले देखेंगे प्रोबेबल एरर्स क्या क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से मेरी x की वैल्यू, यानी जो अननोन रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू गलत हो सकती है। सो प्रोबेबल एरर्स की लिस्ट है, सबसे पहला उसमें से आता है वायर इज नॉट यूनिफॉर्म। अगर मेरा वायर यूनिफॉर्म नहीं होता है तो हमने ये जो मीटर ब्रिज बनाया था, एक रफ फिगर बना रहा हूं मैं, A और C, यहाँ पे था मेरा अननोन रेजिस्टेंस x, यहाँ था मेरा नोन रेजिस्टेंस R, राइट। तो हमने फॉर्मूला लिया था x बाई आर इज इक्वल टू L1 बाई L2, यही फॉर्मूला था। लेट्स से ये मेरा नल पॉइंट हो गया, x बाई आर इज इक्वल टू L1 बाई L2। बट ये हमने कब लिया था, ये हमने लिया था ऐसे, इस पॉइंट को लिया हमने, लेट्स से D, ये पॉइंट था हमारा B, राइट। इसको मैंने बोला था AD अपॉन R DC, इफ यू रिमेंबर।
इसको हमने लिया था L1/L2। क्यों लिया था? बिकॉज यहाँ पे हमने इसको पुट किया था सिग्मा L1 A1 अपॉन सिग्मा L2 A2, और हमने दोनों ए को कट कर दिया था बिकॉज दोनों एक ही वायर के दोनों पार्ट्स हैं। तो हम अज्यूम करके चल रहे थे कि दोनों के वायर के जो क्रॉस सेक्शनल एरियाज होंगे, यानी वायर का जो ये वाला पार्ट होगा, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये यूनिफॉर्म होगा। पर अगर मेरा वायर ही यूनिफॉर्म नहीं है, वायर इटसेल्फ इज नॉट यूनिफॉर्म, यानी कि ये वायर कहीं पे उसका थिकनेस ज़्यादा है, कहीं पे थिकनेस कम है, तो ऐसा कुछ तो ऐसे केसेस में दोनों के एरिया कैसे इक्वल ले सकता हूँ मैं? और ये फॉर्मूला जो हमने निकाला था, ये वाला x/r इज इक्वल टू L1/L2, उसमें यहाँ पे हम रो तो कट कर देंगे, बट A1 और A2 दोनों पार्ट का जो एरिया होगा अगर वो इक्वल नहीं है तो हम A1 और A2 कैसे कट कर सकते हैं? तो डायरेक्टली L1/L2 नहीं ले सकते, पर हमने फॉर्मूला तो यही यूज़ किया होगा, x/r इज इक्वल टू L1/L2। तो अगर मेरा वायर यूनिफॉर्म नहीं है तो मैं इस फॉर्मूला से निकालूंगा तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि मेरा आंसर गलत ही आएगा। सो इस केस के लिए मुझे वैल्यू गलत मिलेगा। अब सेकंड एरर क्या हो सकता है हमारा? सेकंड एरर है हमारा कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। तो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस तब होता है जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो अनडिजायरेबल होती है, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे दो बॉडी ली, दो वायर के पीसेस मैंने कॉन्टैक्ट में लाए, तो यहाँ से करंट ऐसे फ्लो होना चाहिए। बट अगर मैं माइक्रोस्कोपिक स्केल पे देखूँ तो इन दोनों की सरफेस टच हो रही कुछ ऐसे, ये कहीं टच हो रही है कहीं नहीं हो रही है। तो एक्चुअल में हमने जो देखा है यहाँ पे वो एरिया हमको दिख रहा है इतना, ये पूरा पार्ट बराबर। बट रियली अगर आप देखो तो ये पूरा एरिया एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है। ये जो दोनों का सरफेस है यहाँ पे जहाँ दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, ये पूरा एरिया एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है। क्यों कांटेक्ट में नहीं है? क्योंकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कहीं पे टच हो रहा है, कहीं पे टच नहीं हो रहा है, रफ सरफेस की वजह से। अब इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होंगे तो वो तो इसी जगह से होंगे, यहीं से होंगे, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं, मतलब क्या होगा, बीच में एयर गैप्स होंगे, एयर तो सभी जगह पर होगा। अब एयर के थ्रू तो मेरा इलेक्ट्रॉन पास नहीं हो सकता ना, क्योंकि एयर इज ए बैड कंडक्टर। यानी इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से ऐसे आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को अपना रास्ता बदल के यहाँ से ऐसे ही जाना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज द ओनली पॉसिबल वे फॉर इलेक्ट्रॉन टू चेंज इट्स मीडियम, या फिर वायर के एक वायर से दूसरे वायर में जाने के लिए, या फिर एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में जाने के लिए यही एक रास्ता बचता है सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास। तो जिसकी वजह से क्या होता है, मेरे जो भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं यहाँ से वो सारे सिर्फ कुछ पार्ट से ही पास हो पाएंगे, विच मीन्स आपका इफेक्टिव एरिया और एक्चुअल एरिया जो दिख रहा है एरिया और जो एक्चुअल एरिया है वो दोनों काफ़ी अलग है। तो मेरा टोटल एरिया यहाँ पे कम होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा। अब रेजिस्टेंस और एरिया के बीच में क्या रिलेशन है? हमको पता है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, विच मीन्स इफ द एरिया इंक्रीजेस रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। ऑन द अदर हैंड अगर आपका एरिया कम होता है, जो कि इस केस में हो रहा है क्योंकि कांटेक्ट सभी जगह पे नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे केस में आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और ये प्रॉपर कांटेक्ट ना हो पाने की वजह से आपको ऐसा फील होगा कि आपके पूरे सेटअप में या फिर इस कनेक्शन में जहाँ पे दोनों सर्फेसेस मिल रहे हैं वहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। एक और रीज़न हो सकता है, अगर आपका सरफेस अगर स्मूथ भी है फिर भी कुछ जगह पे हो सकता है कि आपके ऑक्साइड के लेयर्स इसके ऊपर जम गए हो सकता है ऊपर बीच में कहीं पे आपके मॉइस्चर कॉन्टैक्ट्स वगैरह, मॉइस्चर हल्का सा आ गया हो जिसकी वजह से आपका करंट पूरा ठीक से पास ना हो पाए। तो ये सारा कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जैसे बिहेव करता है। इन सबको साथ में हम कहते हैं कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। एंड लास्ट पार्ट जिसके वजह से आपका एरर आ सकता है, दैट इज एरर इन मीटर स्केल इटसेल्फ। तो हम जब रीड करते हैं मीटर ब्रिज में तो ये जो वायर लगा होता है मीटर ब्रिज के एंड पे, उसके नीचे आपको एक स्केल दी होती है टू क्रॉस चेक के एग्जैक्टली आपका ये नल पॉइंट कहाँ पर है। जो हमने L1 और L2 लिखा था ना, ये L1 और L2 के नीचे एक स्केल लगी होती है। तो ये स्केल के बेसिस पे आप देख सकते हो एग्जैक्टली L1 का लेंथ कितना है, L2 का लेंथ कितना है। सो अगर ये स्केल में कुछ एरर है, प्रॉपरली इसको यूनिट्स के बराबर प्रिंट नहीं हुआ है, इसके जो पार्टीशंस हैं इसके बीच का गैप बराबर नहीं है, या फिर सिंपली आपका जो स्केल है, लेट्स से ये पॉइंट आपका है जहाँ से आपका वायर स्टार्ट हो रहा है ऐसे, तो आपका स्केल का जो मार्किंग भी है वो भी तो यहीं से स्टार्ट होना चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर आपका 1 सेंटीमीटर हो रहा है तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पिंड होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए। अगर ये स्केल ही थोड़ा आगे पीछे लगा हुआ है, लेट्स से ये स्केल थोड़ा सा डिस्प्लेस करके प्लेस किया हुआ है, यहाँ से आपका मार्किंग स्टार्ट हो रहा है 0 का, तो आपको जो भी रीडिंग मिलेगा वो गलत ही मिलेगा क्योंकि स्केल बराबर प्लेस नहीं है।
आप रीडिंग गलत रीड करोगे, वैल्यू गलत पुट करोगे, आपको फाइनल आंसर भी गलत मिलेगा। सो दीज आर द 3 मेजर रीजन जिसके वजह से आपके ये सेटअप के अंदर एरर्स आ सकते हैं। आपको फाइनली जो अननोन रेजिस्टेंस मिलेगा ये एरर्स के वजह से वो गलत मिलेगा। सो टू ओवरकम दिस एरर्स हम कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिसकी वजह से मेरा आंसर थोड़ा और एक्यूरेट आए। सो फर्स्ट ऑफ विच इज वेरी ऑब्वियस, अगर आपका वायर नॉन यूनिफॉर्म है जिसकी वजह से आपका एरर आ रहा है तो रिप्लेस द वायर, आप यूनिफॉर्म वायर लगाओ जिसकी वजह से आपका एरर कम हो जाए। सेकेंड, वैल्यू ऑफ आर विच इज माई नोन रेजिस्टेंस। सो मीटर ब्रिज के अंदर हमारा जो नोन रेजिस्टेंस होता है जिसको हमने आर से रिप्रेजेंट किया था और यहाँ पे हमने एक्स लिया था हमारा अननोन रेजिस्टेंस। तो एक्चुअल में नोन रेजिस्टेंस क्या होता है? नोन रेजिस्टेंस होता है हमारा एक रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स आपका कुछ ऐसा दिखता है और रेजिस्टेंस बॉक्स में अलग अलग नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होता है, उसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपने जो भी रेजिस्टेंस सिलेक्ट किया हुआ है यहाँ पर उस रेजिस्टेंस को चेंज कर दो और ये रेजिस्टेंस को ऐसे सिलेक्ट करो कि आपका जो भी नल पॉइंट आएगा, लेट्स से ये आपका वायर है, नल पॉइंट जितना हो सके उतना सेंटर के पास आए। द क्लोजर इट इज टू द सेंटर मोर एक्यूरेट विल बी योर आंसर। इसको वाइस उल्टा भी बोल सकते हैं, आपका जितना ही नल पॉइंट से दूर होगा उतना आपका आंसर कम एक्यूरेट होगा। सो वी नीड टू मेक श्योर इट इज क्लोजर टू द मिड पॉइंट ऑफ दिस वायर, यानी 50 सेंटीमीटर के आसपास। जरूरी नहीं एग्जैक्टली 50 होना चाहिए, 49 होना चाहिए, बट प्रीफर कि वो थोड़ा सेंटर के पास हो। अगर आपका नल पॉइंट बहुत ही एंड पे आ रहा है कहीं पे ऑन द आइदर एंड तो आप आर चेंज करो, उसको थोड़ा सा बीच में लाने ट्राई करो जिससे आपका वैल्यू थोड़ा सा फाइनल आंसर जो आएगा वो थोड़ा और एक्यूरेट होगा और पास में होगा। एंड लास्ट थिंग, रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट आप 2-3 बार करोगे तो उसका हम एवरेज निकालेंगे लास्ट में और फाइनल जो आंसर होगा उसको इफेक्टिव रिजल्ट मान के चलेंगे। इसको करने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप दोनों की पोजीशन ही चेंज कर दो। मेरे मीटर ब्रिज के अंदर हमने यहाँ पे जो नोन रेजिस्टेंस और अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट किए थे। सो स्टार्ट हमने किया था हमारे लेफ्ट गैप में एक्स कनेक्ट करके, लेफ्ट गैप में हमने कनेक्ट क्या किया था? अननोन रेजिस्टेंस जिसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है। और राइट गैप में हमने कनेक्ट किया था नोन रेजिस्टेंस जो हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स हो सकता है, रियोस्टैट हो सकता है, ठीक है, किसी एक सिंपल से डिवाइस को जो वेरिएबल नहीं है, सिंपल सा एक रजिस्टर लगा दिया। तो पहला एक्सपेरिमेंट आप ऐसे करके देखो। दूसरा एक्सपेरिमेंट, नल पॉइंट निकाल लेने के बाद इसका एक्स निकाल लेने, आपको एक एक्स का वैल्यू मिल गया। अब आपको क्या करना है? इन दोनों को रिप्लेस करना है। एक्स को वो साइड लगाओ और आर को ये साइड लगाओ, वापस नल पॉइंट फाइंड करो, वापस पूरा प्रोसेस करो, एक और एक्स का वैल्यू निकालो। दोनों के क्या करो? दोनों को रिप्लेस करके, दोनों का गैप रिप्लेस करके। इससे क्या होगा? आपको 2 रीडिंग मिलेगा, 2 रीडिंग का एवरेज निकालो और आपका फाइनल जो एक्स मिलेगा उसको आप मान के चलो आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस या फिर फाइनल रेजिस्टेंस फॉर दिस अननोन रेजिस्टेंस। सो एक हम ये कर सकते हैं। दूसरा, बिना गैप को स्विच किए, यानी बिना आपको अननोन रेजिस्टेंस को वो साइड ले जाए, इन दोनों को रिप्लेस किए बिना, एक और तरीका क्या है कि आप अलग अलग आर की वैल्यू के साथ ये रिपीट करो। जैसे मान लो पहले आपने एक वैल्यू निकाला एक्स का, उसके लिए आपने आर लिया था 10 ओम। बाद में क्या करो? आर ले लो 20 ओम, फिर आप ले सकते हो 25 ओम, कोई भी रैंडम नंबर्स, बट मेक श्योर कि ये आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो कि जितना हो सके उतना सेंटर में रहे नल पॉइंट। तो ऐसे रैंडम 3-4 वैल्यूज लेके आपको बहुत सारे एक्स की वैल्यूज मिलेगी, x1, x2, x3, जो भी आपको रीडिंग्स मिलेगी अननोन रेजिस्टेंस की, वापस सेम चीज़ करना है, ये सबका एवरेज निकालो। आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा उसको हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस या फाइनल रेजिस्टेंस मान के चलेंगे। तो जो भी आपका एरर होगा ये सब में, हर एक में इंडिविजुअल जो एब्सोल्यूट एरर मिलेगा आपको वो कम हो जाएगा इसके वजह से। तो अगर ये हम कुछ प्रिकॉशंस ध्यान में रखें तो मेरे जो मिनिमाइजेशन एरर के वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और आपका आंसर जो होगा वो और ज़्यादा एक्यूरेट होगा, एक्चुअल आंसर से और क्लोज होगा।